हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉप टारगेट में। तो हम आज अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीवाई के श्रृंखला को बरकरार रखते हुए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर देखते हैं, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताना है। हम किस प्रकार ऊर्जा का संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं, इसका उपाय के बारे में बताना है। तो यहाँ पे इसके उपाय को देख लेते हैं, क्या क्या उपाय हम बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बिजली बचाकर ऊर्जा का एक संरक्षण अपना सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिना जरूरत का पंखा, लाइट, टीवी आदि बंद कर हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें जितना जरूरत हो उतना ही हम बिजली का यूज करें, ना कि इसी तरह बेवजूद पंखा चलाकर रूम में छोड़ दें और लाइट को ऑन करके छोड़ दें। तो क्या होगा, हमारा जो ऊर्जा होगा वो हरास होगा, नुकसान। तो हम उसको बचाने के लिए जब हम घर में नहीं रहे तो उसको ऑफ करके रखें, तो हम इसको बचा सकते हैं। उस 2 नंबर में है पानी की बचत करें, अर्थात यहाँ पे हीटर और मोटर का उपयोग सोच समझकर क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 नंबर में है कि पानी का बचत बेवजूद का, यहाँ पे देखते हैं कि नल जल का पानी यहाँ पे दिन रात अगर चलता है तो किसी का काम नहीं रहता, इसी तरह पानी भर लेता लोग गिरता रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए, हमें बंद करके रखना चाहिए, काम भर पानी का यूज करना चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हीटर और मोटर का उपयोग सोच समझ कर करेंगे। इसमें ये आपका बिजली पानी, क्योंकि क्या होता है, जो हीटर और मोटर होता है वो मोटर से कितने लोग पानी मतलब निकालता है, लोग नहाने वाने अपना काम, घरेलू कामों के लिए। तो उसमें भी हम पानी को बचाएंगे, क्योंकि ज्यादा पानी अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, जो जमीनी भूजल होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिससे भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें इसको सोच समझकर यूज करना चाहिए। 3 नंबर में देख लेते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, अर्थात जितना संभव हो हमें जो सोलर सेल लगाना चाहिए, जिससे हमको क्या होगा, ऊर्जा का संरक्षण हो पाएगा। जहां संभव हो वहां सोलर लाइट, सोलर कुकर को अपनाना चाहिए। ठीक है। और 4 में पॉइंट है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, कि अगर हम लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा वायुमंडल जो है जो ज्यादा प्रदूषित नहीं होगा। यहाँ पे लोग दिन पर दिन क्या कारें, मोटरसाइकिल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं और रोड सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा भीड़, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो वायुमंडल है पूरा प्रदूषित हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का यूज करना चाहिए, जिससे हमारा वायुमंडल भी सुरक्षित रहे और हमारा उसको क्या हो, एक शुद्ध वायु मिले हम लोगों को। तो यहाँ पे इसको हम संरक्षण करेंगे, इसको अपना 4 नंबर इसका पॉइंट लिख देंगे इसमें। तो ये हमारा आंसर। इसका और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे ईंधन का बचत करना है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह ईंधन को बचत कर सकते हैं, इसका भी यहाँ पे वाहन चलाते समय इंजन को बंद रखना चाहिए, जरूरत ना हो तो। अगर जरूरत ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, कोई किसी भी वाहन का इंजन को बंद करेंगे तो हम उसको एक ऊर्जा बचाने का ही काम करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट 5 हो जाएगा। यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना है, बोला है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। तो हम इसको ऊर्जा संरक्षण के उपयोग में हम अगर नवीकरणीय ऊर्जा का यूज करते हैं, जो क्या होता है बार बार इसको मतलब उसको रियूज होता है ना, थोड़ा सा, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा है तो इसको पवन ऊर्जा और
ये सौर ऊर्जा होता है तो क्या होता है, ये नवीकरणीय जो बार बार क्या कर कर परिवर्तित कर कर यूज किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, हम सूर्य से क्या होता है, प्रकाश आता है तो हमें बिजली मिलता है और हम लोग उसका यूज करते हैं। और पवन ऊर्जा भी क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा वन और पेड़ पौधों को लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसको हम लोग अधिक से अधिक यूज करेंगे, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं होती है, उसको हम परिवर्तित करके यूज में लाते हैं। ठीक है, तो हमको इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। उसके बाद ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि स्टार रेटिंग वाले फ्रिज, एसी, ये नहीं कि लोकल सामान लेकर चले आए, जिससे कि क्या होता है वो ज्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो उत्पादित करते हैं, जिससे हमारा जो वायुमंडल में ग्लोबल वो होता है ना ओजोन परत, वो उसका क्षय ज्यादा होता है, जिससे वो हमारा जो आने वाला सूर्य से पराबैंगनी किरणें होती है सीधा डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ सकती है। इसीलिए हमको देखकर किसी भी सामान को खरीदना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा वायुमंडल बचा रहेगा और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम इसको हम क्या ऊर्जा को संरक्षण के रूप में, ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के रूप में हम ये 7 पॉइंट डालेंगे तो इसका आंसर बहुत अच्छा रहेगा और मार्क्स भी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन 22 क्या बोला है, भारत में विभिन्न प्रकार के वन को क्यों अपनाए जाते हैं। ठीक है, और उनके नाम लिखना है, किसी एक का वर्णन करना है। तो देखते हैं इसका डायरेक्ट आंसर क्यों पाया जाता है। बोल रहे भारत में विभिन्न प्रकार के वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु, वर्षा, तापमान और भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। कहीं ज्यादा बारिश होती है तो कहीं कम, कहीं गर्मी ज्यादा होती है तो कहीं ठंडी। इसी कारण से हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, वन पाए जाते हैं। हमारा जो भारत है यहाँ विविधताओं का देश है। इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा क्या होता है, अलग अलग प्रकार का जलवायु और भौगोलिक क्षेत्र मिलते हैं, जिससे क्या होता है कहीं अधिक, जम्मू कश्मीर में अधिक ठंडी पड़ती है तो वहीं केरल में उस समय क्या होती है, वहां पे लोग एक गंजी पहनकर वहां पे रहते हैं, जिससे ये अलग अलग विविधताओं का देश होता है। तो यहाँ पे हमारा भारत विभिन्न प्रकार के वनों का एक स्वरूप है। तो इसका नेक्स्ट और स्लाइड पर इसका क्या हो रहा है ये देख लिए, क्यों पाया जाता है, किसी एक वन का वर्णन करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर इसका हम आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि भारत में पाए जाने वाले वनों के नाम, यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 2 नंबर में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, कट्टेदार कटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन है। हमारा 6 प्रकार के मुख्य रूप से हमारा इंडिया में वनों का प्रकार पाया जाता है। तो इसमें से किसी एक के बारे में वर्णन करना है तो हम इसके बारे में ही वर्णन कर देते हैं, सदाबहार वन के बारे में। तो इसका देखते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह वन ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे कितने सालों भर 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश होता है। ठीक है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। जो सदाबहार वन होते हैं हमेशा हरे भरे होते हैं। इनकी पत्तियां सालों भर क्या होती है, झड़ती रहती है और उगती रहती है। यहाँ पेड़ बहुत ऊंचे और घने होते हैं। इनमें सूरज की जो रोशनी होती है नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। प्रमुख पेड़ इसमें कौन कौन से आते हैं, सौगान हो गया, शीशम, अबनूस, महोगनी इत्यादि। ये मतलब जो इंडिया है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, हमारा ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पश्चिमी घाट, जो इंडिया का पश्चिमी घाट होता है वहां पे पाया जाएगा। पूर्वोत्तर आ जाए,
जो पूर्वी राज्य है हमारा वहां पे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये क्या पाया जाएगा, हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। ये इनका प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। चलिए अब ये 22 देख लिए, क्वेश्चन 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है, वन्य जीवों के ह्रास वन्य जीवों के ह्रास अर्थात कम हो जाने के 4 प्रमुख कारण बताना है। वन्य जो जीव होते हैं उनके कमी होने का क्या कारण होता है, 4 प्रमुख कारण बताना है। तो हम इसका प्रमुख कारण देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर के रूप में। क्या है इसका आंसर, तो देखते हैं वन्य जीवों की संख्या कम होने के प्रमुख कारण 4 निम्नलिखित यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। वनों की कटाई अर्थात यहाँ पे बोल रहा है कि वनों की कटाई क्या होता है, वन का विनाश होता है। तो जंगल काटने से जानवरों का घर क्या होता है, नष्ट होता है, जिससे वे मर जाते हैं या इधर उधर भटक जाते हैं। हमारा पॉइंट है अगर वन्य जीव ह्रास हो रहा है तो इसका प्रमुख एक कारण क्या हो सकता है, वनों की कटाई हो रहा है। जो वहाँ के जो जानवर रहने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं या वो मर जाते हैं। तो ये प्रमुख कारण हो गया 1 नंबर। और इसका 2 नंबर में देखते हैं क्या, शिकार और तस्करी। जानवरों के शिकार और उनके अंगों जैसे हाथी के दांत, बाघ की खाल के लिए किया जाता है, जिससे उनकी संख्या घटती है। तो हम लोग जो वन जीव का ह्रास हो रहा है इसमें उनका तस्करी किया जाता है। जैसे जो हाथी का दांत होता है उसको प्राप्त करने के लिए हाथी को मार दिया जाता है, बाघ को खाल को प्राप्त करने के लिए बाघ को मार दिया जाता है, जिससे क्या होता है उनकी संख्या में कमी आ रही है, जिससे वन्य जीव हमारे असंतुलित हो रहे हैं और उनका ह्रास हो रहा है। तो इनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, वनों का विस्तार किया जाएगा, उसको बचाया जाएगा, उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं प्रदूषण। प्रदूषण भी क्या होता है, एक वन जीव के ह्रास में प्रमुख भूमिका निभाता है। बोल रहा है कि पानी, हवा और मिट्टी का प्रदूषण वन जीवों के रहने के लिए खाने की जगह को नुकसान पहुंचाता है। अगर जहाँ पे ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैल जाएगा तो वहां पे कोई भी जीव होगा वहां खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये एक क्या होता है, वन जीव का ह्रास में ये भी भूमिका निभाता है प्रदूषण। तो ये हम 3 नंबर पॉइंट देंगे। और उसके बाद 4 में पॉइंट क्या देंगे, आवास और क्षेत्र का सिमटना। शहरों, खेतों और सड़कों के लिए जंगल के कट जाते हैं, जिससे जानवरों के रहने की जगह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वन जीव को रहने की जगह ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगे, जिससे वो कहीं पलायन हो जाते हैं या उनकी जो जनसंख्या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और नहीं तो दूसरे देशों में क्या जो देशवासी वो भेज देते हैं, यहाँ से ट्रांसफर मतलब कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, हमारे जो इंडिया है अगर जंगल वन रहेगा तभी ना यहाँ पे रहेंगे। हमारे यहाँ पे दूसरे देशों से जानवरों को संरक्षित करने के लिए अभी वन जीवों को बचाने के लिए आया जा रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में वन जीव जो है लुप्त प्राय हो चुके हैं। तो इसीलिए हमें वन जीवों को क्या करना चाहिए, संरक्षण के लिए वन का विस्तार करना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे 4 पॉइंट इसको देंगे तो हमारा आंसर बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए आप 23 का देख लिए और 24 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है कि निम्नांकित से संबंध एक खनिज का नाम लिखना है। अर्थात यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है इसका एक खनिज, जिसमें यहाँ पे बाबा बुदान की पहाड़ी जो है ना, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, बंगरू पहाड़ी, कोलार, दाली, राजहरा, घाटशिला, बैलाडीला, कोडरमा, ये क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र और एक खनन क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है, कोई खनिज पाया जाता है
तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। बोल रहा है कि बाबा बुदान की पहाड़ी में क्या पाया जाएगा, लौह अयस्क, ठीक है। और बांगरू पहाड़ी में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध होगा, और कोलार सोना, यहाँ पे डाली राजहरा जो है लौह अयस्क के लिए होगा, घाटशिला तांबा के लिए, बैलाडीला लौह अयस्क के लिए, कोडरमा अभ्रक के लिए, और रियासी क्षेत्र किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। तो ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हम लोग इसका आंसर ये देंगे। ये हमारा PYQ है, बहुत ही उपयोगी हमारे बोर्ड के लिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के नाम लिखना है, ठीक है। तो लौह अयस्क के यहाँ पे नाम देखते हैं किस किस का लिखना है। लौह अयस्क यहाँ पे दे दिया है, यहीं पे बता देते हैं। जैसे कि लौह अयस्क के मुख्य नाम क्या है, ये मैग्नेटाइट। तो ये हमारा मुख्य अयस्क है लौह अयस्क का, ठीक है। तो यह सबसे अच्छा लौह अयस्क होता है, कौन, मैग्नेटाइट। इसमें लगभग 70% तक क्या होता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। और यह चुंबकीय गुणों वाला होता है। जो मैग्नेटाइट होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहे की मात्रा पाया जाता है, और ये चुंबकीय गुण वाला होता है। हेमेटाइट इसका 1 नंबर में दिया है, लौह अयस्क का हेमेटाइट। इसमें लगभग 60 से 70% लोहा होता है। या भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है, लौह अयस्क है। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट इसमें लगभग 40 से 60% क्या होता है, लोहा होता है। यह अर्ध गुणवत्ता वाला अयस्क होता है। 3 नंबर इसका क्या है, सिडेराइट। तो इसमें लगभग 30 से 40% लोहा पाया जाता है। यह कम गुणवत्ता वाला अयस्क होता है। तो हम लौह अयस्क के प्रमुख प्रकार को देख लिए, जिसमें से मुख्य हमारा मैग्नेटाइट होता है, और इसका 3 प्रकार है लौह अयस्क का जो पाया जाता है। इसमें लोहे की कितना कितना मात्रा होता है ये सब भी देख लिए। तो हम अपने VVY क्वेश्चन के श्रृंखला को इसी तरह जारी रखते हैं, और आज की कक्षा में हम इतना क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल होगा।